गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आज आपका फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने 2 अगस्त 2023 के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। पहली खबर है आपके सामने G20 महिला सशक्तिकरण सम्मेलन से संबंधित। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत वर्ष 2023 में G20 का 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। तो इसी अध्यक्षता के क्रम में हम देख पा रहे हैं कि जनवरी 2023 से ही भारत के विभिन्न शहरों में भिन्न भिन्न मुद्दों पर G20 के प्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं आयोजनों के क्रम में G20 की महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का भी आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में किया गया, जिसका उद्घाटन हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो मेन लीडर्स की जो समिट है G20 के, वो आपका 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि इस वर्ष G20 की थीम क्या है। तो इस वर्ष आपका G20 की थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ओके। अगली खबर है आपके सामने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में। इसको हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है, जिसमें कि चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया है, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बस यही एक पॉइंट महत्वपूर्ण है इसमें संशोधनों में कि इसके तहत अब जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो बोर्ड है, वो अब जो भी सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो भी प्रमाण पत्र इशू करेगा, वो हमेशा के लिए वैध होगा। पहले क्या होता था कि जो भी वो सर्टिफिकेट इशू करते थे वो बस 10 वर्षों के लिए वैध होता था, लेकिन अब वो जो भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो हमेशा के लिए वैध माने जाएंगे, ठीक है। और ये संस्था केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और भारत में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी 1952 में, इसी अधिनियम के जरिए, चलचित्र अधिनियम 1952 या सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के जरिए, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है। और वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो प्रसून जोशी जी कर रहे हैं, ओके। अगली खबर है आपके सामने GST परिषद की 51वीं बैठक के संदर्भ में। हाल ही में GST परिषद की 51वीं बैठक का आयोजन 2 अगस्त को नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर अब जो GST की दर है उसको 28% लागू करने का निर्णय किया गया है और इसको संभवतः 1 अक्टूबर से लागू भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इससे संबंधित आपको कुछ चीज़ बता दूं, GST परिषद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंसिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि GST काउंसिल का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A, आर्टिकल 279A, 279A के तहत प्रेसिडेंट द्वारा किया गया, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, ठीक है। और आपको बता दूं, जो GST से संबंधित हमारा जो संशोधन अधिनियम था वो था आपका 101वां संशोधन अधिनियम। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि किस संशोधन अधिनियम के जरिए GST की शुरुआत की गई, GST की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखिएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है ना। और पूरे भारत में GST कब से लागू की गई? तो पूरे भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। हमेशा के लिए प्रासंगिक आपका प्रश्न है, ठीक है ना। कब से? 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में GST को लागू किया गया है, ठीक है ना। और वैसे GST को लागू करने वाला विश्व में पहला देश कौन सा था? अब तो भाई पूरे विश्व में GST को लगभग 140 से अधिक देश लागू कर चुके हैं, लेकिन पहला देश कौन सा था जिसने GST को लागू किया था? तो वो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो आपका फ्रांस था, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है आपके सामने, रूस द्वारा भारतीयों के लिए ई-वीज़ा की सुविधा लॉन्च की गई है, ठीक है। वैसे और भी कई देश भारत को ई-वीज़ा की सुविधा दे चुके हैं, लेकिन हाल ही में चूंकि रसिया ने दिया है इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगस्त में किस देश ने भारत के लिए ई-वीज़ा की सुविधा लॉन्च की है। इसमें ई-वीज़ा से क्या आशय है? ध्यान रखिएगा कि ई-वीज़ा के जरिए अब क्या होगा कि यदि किसी भी भारतीय नागरिक को रूस में कहीं भी जाना है, ठीक है, तो अब उसको कहीं रूसी कॉन्सुलेट में जा करके इंटरव्यू वगैरह नहीं देना होगा, वो सीधे सारा काम ऑनलाइन करके और ई-वीज़ा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगली खबर है आपके सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा इसके गठन को मंजूरी दे दी गई है और इससे संबंधित जो विधेयक है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, उसको अभी हाल ही मानसून सत्र, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र में इसको लाया जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? मुख्यालय इसका प्रयागराज में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
और इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? इसमें 12 सदस्य और 1 अध्यक्ष होंगे, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 साल, जो भी 65 साल की उम्र तक जो भी पहले पूरा हो जाए, ठीक है, 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए, ये इनका कार्यकाल होगा। ठीक, कार्य क्या होगा इनका? उत्तर प्रदेश में सरकारी और अर्ध सरकारी जो बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा कॉलेज हैं उनके शिक्षकों का चयन करना। तो यही 5 आज की महत्वपूर्ण खबरें थी। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।